हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारे सितंबर मंथ की है। तो हमारी पॉलिटी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है जिसमें कि हम लोग दो आर्टिकल देख चुके थे। एक तो है मिशन कर्म योगी एंड सेकंड वन इज़ की क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, उसको टैकल करने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ स्टेप्स लिया गया है और कुछ बेटर रिकमेंडेशन भी दिया गया था जिसको आप लोग ज़रूर देख सकते हो। फर्स्ट लेसन अगर नहीं देखे हो तो मैं कहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। इससे पहले मंथ की भी वो चल ही रही है, उसमें पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ कुछ टॉपिक अभी भी बाकी है, तो उसकी लेसन भी आपको साइमल्टेनियसली मिलते रहेंगे। तो कल जो लेसन ली हूँ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। आप लोग को रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी आंसर कमेंट बॉक्स में देनी है, और अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ उससे पहले देख लीजिए, फिर आंसर देने का ज़रूर कोशिश कीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केशवानंद भारती केस के साथ और क्वेश्चन आवर देख लेंगे। साथ ही अगर टाइम लगा, क्योंकि क्वेश्चन आवर बहुत अच्छे से समझाया गया है और पॉलिटी का आपको पूरा बैकग्राउंड देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो एक जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर का सीरीज़ है उसको मैं यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ। टाइम बचा यहाँ पे तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो पे चलते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन मेरे द्वारा आपसे पूछे गए हैं और बहुत ही बेसिक है। आपको सबसे पहले बताना है कि मिशन कर्मयोगी क्या है, और उसके बाद आपको IGOT कर्मयोगी क्या है, ये दोनों क्या है, दोनों में एक मेन एम क्या है, डिफरेंस क्या है, कुछ चीज़ें जो आपको याद आ रहा है, जो भी याद आ रहा है उसको लिखने का कोशिश कीजिए। थर्ड है कि क्रिमिनलाइजेशन का जो है रीज़न क्या है। हम लोग देखते हैं कि हमारे कंट्री में आज से नहीं, जब से हमारा इंडिपेंडेंस आप देखो जब हुआ है तब से आज तक अगर हम लोग देखते हैं तो बात करते हैं हम लोग क्रिमिनलाइजेशन का। हर एक स्टेट में, हर एक जगह, चाहे MP हो, MLA हो, क्रिमिनलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो क्यों है, इसके पीछे रीज़न आपको बतानी है। कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके आंसर, फिर साथ ही आपको न्यू क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से पूरे लेसन को देखा कीजिए। अगर कहीं भी डाउट होता है तो फ्री है, आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्ड आर्टिकल से, जो कि है केशवानंदन भारती केस। कान खोलकर सुन लीजिए, आँख खोलकर देख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जितना स्टामक लगा लूँ वो उतना कम है, ठीक है। क्योंकि पॉलिटी जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, हमारा संविधान पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आप स्टार्ट करोगे केशवानंदन भारती केस के साथ। ये केस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको इसी के इर्द गिर्द देखने को मिलेगा। लेकिन ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है और हम लोग इतना ज़्यादा हेडलाइन के साथ क्यों पढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि जो केशवानंदन भारती थे उनका अभी यहाँ पे डेथ हो गया है, ठीक है। और एक लैंडमार्क जजमेंट इनके द्वारा दिया गया था, वो भी केशवानंदन भारती एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और आज तक ये कहा गया है कि हमारे इंडिया में लड़ने वाला केस जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट केस माना जाता है, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक जो है इसको लड़ा गया, इस केस पे जो है बात विचार हुआ है। तो इसके बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हम लोग केशवानंदन भारती केस के बारे में देख लेते हैं। ये जो केस था ये केशवानंदन भारती एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरल है। तो ये जो केस था इसमें कुछ पिटीशन के साथ डील किया गया है, वो भी केरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और चैलेंज किया गया है कि कंपलसरी जो एक्विजिशन किया जाता था उनका लैंड, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा। तो केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 थी, जिसके द्वारा क्या होता था कि केरल में जो भी लैंड होता था वहाँ के सरकार के द्वारा उसको एकदम कंपलसरी था कि वो उसको एक्वायर करेंगे। और ये फंडामेंटल राइट जो हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 के तहत दिया गया है, वो भी पार्ट 3 में हमारे संविधान में, तो ये फंडामेंटल राइट का कहीं ना कहीं वायलेशन है। जो कि ये जो आपका एक्विजिशन ऑफ लैंड है वो किस किस संविधान में देखने को मिलेगा, तो हमारे संविधान के आर्टिकल 25, 26 और 31, ये इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा, 25, 26 और 31, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की जो भी लेसन है उसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा, पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग फंडामेंटल राइट को रिवाइज कर सकते हो, नहीं तो ये 25, 26, 31 जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए बाद में नहीं देखेंगे, इसको अभी देख लेते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाना चाहिए। तो देखिए हमारे आर्टिकल में, यानी कि पूरी तरीके से 12 से 35 के बीच में आप देखोगे तो पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ पे फंडामेंटल राइट से हटाकर उसको लीगल राइट रख दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया गया, यानी कि आर्टिकल 31 से उसको हटाकर आर्टिकल 300A के तहत उसको रख दिया गया। तो इसलिए ये क्या हुआ कि 44th अमेंडमेंट के थ्रू ये काम किया गया था। तो उसके बाद जो है 7 आर्टिकल्स में से अब टोटल जो है आपके
6 यहाँ पे राइट्स हो गए, आर्टिकल्स नहीं 6 राइट हो गए, जिसमें कि राइट टू इक्वालिटी है, राइट अगेंस्ट फ्रीडम है, और साथ ही साथ राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये सारे हैं। उसमें से एक है आपका राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। तो इसमें आपको आर्टिकल 25 से 28 के बीच में देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो मुद्दा निकल कर आया था इस केस का, इसमें कुछ आर्टिकल्स का हनन हो रहा था एज ए फंडामेंटल राइट्स, जिसमें कि 25 था, 26 था। तो 25 कहने का मतलब है कि फ्रीडम है प्रोफेस और प्रोपेगेट करने का कोई भी रिलीजन, यानी कि आप कोई भी धर्म को मानते हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म को मानते हो, आपके पास ये स्वतंत्रता है कि आप उसको प्रोपेगेट कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आप उसके बारे में जो है प्रचार प्रसार कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आर्टिकल 26 कहता है कि आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो। मान लीजिए कि हिंदू धर्म में किसी भी बात को लेकर जो है, किसी भी इशू को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या फिर कोई और धर्म में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वो आपस में ही उसको जो है सेटलमेंट कर लेंगे, आपस में ही अपने जो रिलीजियस अफेयर्स है उसको वो मैनेज करेंगे। तो ये 2 आर्टिकल का मतलब ये है। साथ ही 27 भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहा जाता है कि फ्रीडम है सिटीजन्स को कि यहाँ पे टैक्सेस पे नहीं करना है। अगर आप कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपेगेट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको सरकार को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अंडर आर्टिकल 28 ये कहा गया है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो कि गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, यानी कि कोई भी तरीके का आप देखोगे कि गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आप देखोगे कि आर्टिकल 28 के क्लॉज 3 में है कि इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस एजुकेशन जो है वो यहाँ पे विल के अगेंस्ट में नहीं है, यानी कि अगर इच्छा है तो ठीक है, इच्छा के अगेंस्ट में ये नहीं है। बेसिकली ध्यान देना है आपको ये 2 आर्टिकल के बारे में, जो कि अभी कहा जा रहा है कि इसका जो है वॉयलेशन हो रहा है। साथ ही आर्टिकल 31 की भी बात कर लेते हैं, जिसका वायलेशन हो रहा है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी ये आपका आता है। और एक्विजिशन ऑफ लैंड जो है, मान लीजिए कि आपकी ज़मीन है, अगर आपकी ज़मीन को सरकार के द्वारा हड़प लिया जाए तो आपका कौन सा यहाँ पे फंडामेंटल राइट वायलेट होगा? तो ऑब्वियस है कि आर्टिकल 31 होता, क्योंकि आर्टिकल 31 पहले ये था, ये जब केस लड़ा जा रहा था तब हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 31 को एज ए फंडामेंटल राइट्स रखा गया था। तो यहाँ पे आपका जो ज़मीन लिया जाता है उसको यहाँ पे आपका जो है वो प्रॉपर्टी हो गया, तो राइट टू प्रॉपर्टी का भी अधिकार है आपका, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल है जिसके बेसिस पे ये कहा जा रहा था कि वॉयलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट का। साथ ही ये केस को आप देखोगे कि 13 जजेस के द्वारा एक बेंच बनाया गया था, जो लार्जेस्ट आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये लार्जेस्ट बेंच है, यानी कि 13 जजेस का। मेनली आप 5 जजेस देखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 9 जजेस देखते हो, बट ये 13 जजेस का केस बेंच था जो कि इस केस को हियर कर रहा था। जब यहाँ पे हियरिंग प्रोसीड चल रहा था तो ये जो ये केस का स्कोप है ना, इसको एक्सपेंड किया गया और यहाँ पे कुछ और भी बातों को रखा गया, जैसे कि इससे पहले गोलकनाथ का जो केस था उसको भी यहाँ पे रखा गया। साथ ही आर्टिकल 368 जो कि हमारे संविधान को अमेंड करने का यहाँ पे पावर है, यानी कि संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट होता है वो आर्टिकल 368 के तहत होता है, और यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। साथ ही वैलिडिटी जो कि 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का है, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये तीनों एक्ट के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे जो कि इस केस से ही रिलेटेड है। तो कुछ बैकग्राउंड चलकर देखते हैं, एक ही करके सारी बातों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले जो बात किया गया है कि यहाँ पे साथ ही साथ गोलकनाथ केस भी देखा गया, तो गोलकनाथ केस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो आर्टिकल 368 है ये एक अमेंडिंग प्रोसेस है, यानी कि हमारे संविधान में जो भी चीज़ें लिख दिया गया ऐसा नहीं है कि वो एकदम से रिजिड है, उसको कभी भी अमेंड नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोग देखते हो कि टाइम टू टाइम जैसा समय आता है, जैसे क्योंकि आप देखते हो कि एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन टाइम फैक्टर। टाइम एक ऐसा चीज़ है जो आज आपका कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा। आज टाइम आपके फेवर में है, कल में भी आपका टाइम आपके अगेंस्ट में हो जाएगा, या फिर आज ही अगेंस्ट में है तो कल आपके फेवर में हो जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बदलता है सारी चीज़ों को मॉडर्नाइज करना पड़ता है, सारी चीज़ों को अमेंड करते हैं हम लोग, खुद भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं एज़ पर द सिचुएशन, एज़ पर द कंडीशन, है कि नहीं। तो टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। अब जैसे आपके पेरेंट्स है वो थोड़े अपने ज़माने के थॉट के अकॉर्डिंग है और हम लोग कुछ और होते हैं, तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। अगर हमारे पेरेंट्स और हमारे थिंकिंग के बीच में एक मैच नहीं बैठता, लेकिन हमारे पेरेंट्स अपने आप को अपग्रेड करने का कोशिश करते हैं, हमारे साथ हमारे लेवल में आने का कोशिश करते हैं कि जिससे कि हमें वो बेटर तरीके से समझ सके। हम तो आज के ज़माने के है ही, लेकिन हमारे पेरेंट्स को ज़रूरत है कि वो अपग्रेड हो। ओके फाइन, तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो कि एक रियल लाइफ में भी होता है। तो फिर हमारा संविधान जो कि इतना बड़ा संविधान
संविधान है, इतना ज़्यादा चीज़ उसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब 444 आर्टिकल से भी ज़्यादा है। आपको पार्ट्स 25 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। स्केड्यूल 12 स्केड्यूल है। तो इतने बड़े चीज़ों को ऐसे ही हम लोग एक साथ लिख के रख दे और कहे कि कभी भी इसको अमेंड ना करे, तो फिर ये एक समय के बाद जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करना दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे ही कहा गया था यहाँ पे गोलकनाथ केस में कि आर्टिकल 368 है, ये एक अमेंडिंग आपका पार्ट है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा। बट यहाँ पे आपका पार्लियामेंट के ऊपर है और पार्लियामेंट के ऊपर ये पावर है कि वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। साथ ही यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है जो अमेंडिंग पावर है और लेजिस्लेटिव पावर जो पार्लियामेंट का है। साथ ही कोई भी अमेंडमेंट अगर हमारे संविधान में किया जाता है तो ये आप लोग देखोगे कि आर्टिकल जो 13 का 2 क्लॉज है, यानी कि 13 क्या है, जुडिशियल रिव्यू। कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई कुछ भी चीज़ अगर पार्लियामेंट के द्वारा अगर कानून बनाया जाता है तो जुडिशरी उसको देखती है कि क्या ये संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर उसमें उस कानून में कोई भी ऐसा प्रोविज़न होता है जो कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो जुडिशरी का ये अधिकार है कि वो उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं, यानी कि उस तरीके के कानून को बनाने का खारिज कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में देखने को मिलेगा जो कि अगेन हमारे फंडामेंटल राइट के ही अधीन है। साथ ही साथ यहाँ पे क्लॉज 2 है। क्लॉज 2 कहने का मतलब है कि यहाँ पे रोका गया है स्टेट को कि वो कोई भी तरीके का जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को कोई भी तरीके का अगर आपका फंडामेंटल राइट्स है अगर वो अब्रीच हो रहा है या फिर वो उसकी किसी भी तरीके का वायलेट हो रहा है तो वो यहाँ पे कानून बना सके। ओके तो यहाँ पे स्टेट को ये पावर नहीं दिया गया है। अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, पार्लियामेंट का ये अधिकार है। स्टेट को ऐसा पावर नहीं दिया गया, वो भी आर्टिकल 13(2) के क्लॉज में। ये इसेंशियली है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को जो है ये पार्लियामेंट के द्वारा जो है अमेंड नहीं किया जा सकता। अगर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है तो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यहाँ पे ज़रूरत है, उसको बनाना होगा, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी होगी। उसके बाद जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस को जो है अमेंड किया जाएगा। तो ये कहा जा रहा था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में। तो ये चीज़ समझ में आ गई। बातें यहाँ पे की जा रही थी आर्टिकल 368 के बारे में। अब यहाँ पे गोलकनाथ केस के बारे में अगर हम लोग इसके बाद देखें कि क्या हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले 24th अमेंडमेंट हुई थी। 24th अमेंडमेंट में क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पे लॉ के अंदर नहीं आता, यानी कि कहा गया था कि आर्टिकल 13 के अंदर यानी कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर जो है ये आपका जो कानून है उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है और ये पार्लियामेंट का पावर है कि वो यहाँ पे किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये 24th अमेंडमेंट के थ्रू निकल कर आया। पार्लियामेंट की बस ये पावर है कि वो कोई भी संविधान के किसी भी प्रोविज़न को वो अमेंड कर सकते हैं, ये भी पार्लियामेंट के हाथ में गया। साथ ही साथ उसके बाद आपका 25th अमेंडमेंट हुआ। इसमें 2 सेक्शन निकल कर आया, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। इसमें क्या कहा गया कि ऐसा कानून, ऐसा एक्ट जो कि यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल करता है, तो यहाँ पे जो एक्विजिशन है प्राइवेट प्रॉपर्टी को, जो सरकार जो है कभी कभी पब्लिक यूज़ के लिए, जैसे आपका सड़क बनाने के लिए या फिर कोई कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, मॉल बनाने के लिए, अगर आपकी ज़मीन को वो हड़पते हैं तो इसके लिए परमिट करना, साथ ही साथ पेमेंट करना, कोई भी कंपनसेशन जो कि यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा दिया जा रहा है, ना कि कोर्ट के द्वारा। तो ये चीज़ें सेक्शन 2 में रखी गई है। वहीं सेक्शन 3 की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को यहाँ पे प्रेसिडेंस कहा गया है, वो भी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। और ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है जुडिशियल रिव्यू का कोई भी पॉलिसी अगर यहाँ पर आपका बहुत सारे जो DPSP के अंदर है तो उसमें जो जुडिशियल रिव्यू है इसका स्कोप नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल ये 39B और 39C यहाँ इसके अंदर आता है। तो इसमें जो है जुडिशियल रिव्यू का स्कोप नहीं रखने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो दोनों आप लोग सेक्शन समझ गए। ये 25th अमेंडमेंट में क्या हुआ कि पार्लियामेंट के द्वारा जो है सेक्शन 2 में क्या है कि पार्लियामेंट के द्वारा ये कहा जाएगा, ये डिटरमाइन किया जाएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया जा रहा है कि नहीं। साथ ही यहाँ पे सरकार के द्वारा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्वायर किया जाता है पब्लिक यूज़ के लिए, तो ये करना है कि नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा ये आपका बताया जाएगा, ना कि कोर्ट के द्वारा। ठीक है, 29th अमेंडमेंट हुआ था। ये तीनों अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या था कि 2 लैंड रिफॉर्म जो लेजिस्लेशन है उसको ऐड किया गया था 9th शेड्यूल में। और 9th शेड्यूल जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इस शेड्यूल को बनाया गया था। और बेसिकली यहाँ पे 9th शेड्यूल बनाने के पीछे जो फंडा था ना वो इस तरीके का कि सरकार बहुत ज़्यादा लोगों पे ये अपना जो है दबदबा दिखाते थे और सरकार का ये काम था पहले कि किसी का भी ज़मीन हड़प लेते थे, क्योंकि उस समय कोई ऐसा कानून नहीं था। तो ऐसे कानून को लाने के लिए केशव नंदन भारती जी जो है इस तरीके का इतना बड़ा केस वो लड़े थे कि नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप लोग बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करके किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो वो प्रॉपर्टी आप ही का होना चाहिए। सरकार ऐसे ही किसी बिना किसी बेस के जो है आपका प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि 9th शेड्यूल बनाया गया था, जिसके थ्रू क्या था कि ज़मींदार को जो भी यहाँ पे बातें हैं
और साथ ही साथ जो ज़मीन है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का शेड्यूल बनाया गया था। फाइन, तो ये है आपका सेंट्रल और स्टेट कानून का यहाँ पे लिस्ट होता है जिसको कि कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। यानी कि इसलिए ये 9th शेड्यूल लाया गया था कि मान लीजिए कि कोई भी कानून लाया गया है कि किसी के भी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, उसको सरकार हड़प नहीं सकती, तो इस तरीके का कानून लाकर जो है 9th शेड्यूल के अंदर रख दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि जो कोर्ट है यानी कि इसमें आपका जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी कि आर्टिकल जो 13 है वो इसमें अप्लाई नहीं होता जो भी कानून अगर 9th शेड्यूल में रहता है। बट बाद में ये अमेंडमेंट करके आपका चेंज किया गया, अब ऐसा नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग में यही प्रोविज़न था। ठीक है, तो 24, 25 और 29 जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है इसके बारे में ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि ये एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे ये निकल कर आया जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर केशवानंदन भारती केस सुन रहे हो आप, तो आपके साथ इसके साथ साथ जो है ना आपको बेसिक स्ट्रक्चर, जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका फंडा आपको पता होना चाहिए। तो अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ना, उसका रेफरेंस आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये अपने आप में ही एक बड़ा स्टेटमेंट बन जाएगा, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो हमारे संविधान में ऐसा कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं कहा गया है। अब देखते हैं कैसे ये निकला है। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे शंकरी प्रसाद केस जो कि 1951 का है और सज्जन सिंह केस जो कि 1965 का है, ये पहले जिसमें कि पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड किया जा सकता था, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स भी था, और ये जो अमेंड करते थे ये आर्टिकल 368 को इस्तेमाल करके करते थे। उसके बाद आया 1967 का गोलकनाथ केस। इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट को जो है पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड नहीं किया जा सकता, और कुछ फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऐसा रखा गया है कि वो एकदम कोर है, और यहाँ पे जो कुछ और ज़्यादा प्रोसीजर की ज़रूरत है इसको अमेंड करने के लिए, तो ये चीज़ कहा गया। और ये इसके साथ ही आपका जो है यहाँ पे निकल कर आया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, यानी कि पार्लियामेंट के पास भी ये अधिकार नहीं है कि वो सारे प्रोविज़न को जो भी संविधान में है, स्पेशली जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर जो है निकल कर आया। फिर जस्ट आफ्टर यहाँ पे गोलकनाथ केस के बाद यहाँ पे 1973 में केशवानंद भारती केस आया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि चलो ठीक है, पार्लियामेंट जो है अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं जिसमें कि फंडामेंटल राइट भी आता है, और ये देखना होगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि इसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये अभी तक क्लियर ही नहीं है। ठीक है, और ये आप लोग देखो कि यहाँ पे बस ये कहा गया कि ठीक है आप लोग फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार तो चला गया केशवानंदन भारती केस के साथ, लेकिन एक और एक्सेप्शन ये लगा दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको अमेंड नहीं करना है, उसको चेंज नहीं करना है, उसको कहीं से कहीं डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये बात निकल कर आया। अब आप देखो कि केस टू केस जो है ये बेसिस बहुत ज़्यादा इवेल्यूएट होकर आया, यानी कि क्या क्या केस निकल कर आए। सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो भी डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर का उसको और स्ट्रेंथन करने की बात की गई, और उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है इसमें है क्या क्या सिद्धांत, और वो भी सेवरल जजमेंट के द्वारा। पहला तो है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस जो कि 1975 का है, फिर है मिनर्वा मिल्स केस 1980 का, और फिर है SR बोम्मई केस 1994 का। ठीक है, तो ये 3 केस इसमें लड़ा गया, और ये बातें निकल कर आ रही थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जा रहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या सिद्धांत होंगे, क्या क्या प्रिंसिपल होगा। ठीक है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल देखिए जो कि आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन फिर भी ये तो कुछ आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कौन डिसाइड करता है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला है कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इससे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हमारे इंडिया का जो संप्रभुता है और जो यहाँ पे इतना ज़्यादा हमारी सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी कहने का मतलब है कि हम किसी के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं है, हम सॉवरेन कंट्री है, हम अपनी डिसीज़न खुद ले सकते हैं। हमें अपने कंट्री में किस तरीके से जो है हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी है या फिर टर्शरी एक्टिविटी है, हमें कैसे लेकर चलना है ये हम खुद डिसाइड करते हैं। किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशन रखना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, ये हम खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, सेकंड है कि एसेंशियल फीचर्स है इंडिविजुअल के फ्रीडम का, जिसको कि बहुत ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत है जो कि इंडिया के सिटीजन है। थर्ड यहाँ पे है कि मैंडेट करना है, यानी कि वेलफेयर स्टेट जो है उसको मैंडेट करना है। एक ऐसा स्टेट होना चाहिए जिसमें कि लोगों को सारी बेसिक सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। साथ ही सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कंट्री में जो भी काम होता है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, वो सब कुछ संविधान के अकॉर्डिंग होता है, तो संविधान हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। नेक्स्ट है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है,
हमारे यहाँ जो है संविधान को अपनाया जाता है, संविधान के अकॉर्डिंग हमारे सरकार काम करते हैं, और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक है, यानी कि हर एक 5 साल में आप देखते हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जिसमें कि सरकार यहाँ पे अपने मीन्स पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे चुन के आते हैं। साथ ही साथ आप लोग देखो कि सेक्युलर और फेडरल कैरेक्टर है। सेक्युलर है यानी कि हमारे कंट्री में कोई भी धर्म को लेकर, जाति को लेकर इस तरीके का पक्षपात नहीं होता है। हर किसी को ये फ्रीडम है कि आप अपने धर्म को जो मानना है मानिए, और हर किसी के सरकार जो है हर किसी को इक्वल मानती है, ठीक है। किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। साथ ही सेपरेशन ऑफ पावर है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 बॉडी है हमारे कंट्री में जो कि अपना अपना काम अलग तरीके से करती है। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, उस कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम है एग्जीक्यूटिव का। जुडिशरी का काम है कि वो चेक एंड बैलेंस करते रहे, देखते रहे कि कोई भी कानून बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे संविधान के अगेंस्ट जाके बन रहा है। साथ ही यूनिटी और इंटीग्रिटी है। हमारे आप देखोगे इंडिया में 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी है, यानी कि इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। कई ज़्यादा लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, हर एक स्टेट में आपको डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेगा, हर एक लोगों की अपनी ट्रेडिशन होती है, और बहुत सारे रिलीजन एक साथ मिलकर रहते हैं, तो बहुत सारा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस जो है, इस डिफरेंस के साथ हम लोग को, यानी कि इतने डिफरेंट भिन्न भिन्न लोग हैं, इनको एक साथ रखना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन करके। साथ ही यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का पावर है। कहने का मतलब है कि जुडिशरी को एक अलग से पावर दिया गया है आर्टिकल 13 में, जिसमें कि उनको ये कहा गया है कि वो ये देख सकते हैं कि कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जा रहा है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जा रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न है उसके हट के नहीं होना चाहिए। साथ ही हमें यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, जो एक जगह आपको राइट्स दिया जाता है, कुछ अधिकार है आपको अगर आप इंडिया में रह रहे हो, उसी के साथ साथ डीपीएसबी भी है, यानी कि स्टेट को भी ये बताया जा रहा है ना कि किस तरीके से उनको अपने स्टेट में रहने वाले जो भी लोग हैं, जैसे कि राज्य सरकार के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल है कि आप अपने स्टेट में जितने भी लोग हैं उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए आप जो है यहाँ पे कानून बना सकते हो। तो उसके लिए भी कुछ यहाँ पे नीति सिद्धांत दिए गए हैं स्टेट को भी। तो इसके बीच में एक बैलेंस यानी कि हार्मनी मेंटेन करके रखना है, जो कि एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर सम बेसिक स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे आप लोग देख सकते हो कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ये बताया गया है, लेकिन इसके अलावा भी बेसिक स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं, इसको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि जो केशव नंदन भारती केस है, इसको इतना साल तक लड़ा गया, इसका आउटकम्स क्या निकल कर आया। सबसे पहला है कि जो 24th अमेंडमेंट हम लोग देख रहे हैं, इसकी वैलिडिटी यहाँ पे बन गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सारे प्रोविज़न जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट को भी वो अमेंड कर सकते हैं। साथ ही कंडीशन है कि वो अमेंडमेंट जो है ना वो अल्टर नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरीके से जो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है इसको ना ही चेंज करे, ना ही डिस्ट्रॉय करे, ना ही डैमेज करे, इस बात को दिमाग में लेकर चलना है, ठीक है। ये बातें कही गई 24th अमेंडमेंट के थ्रू। साथ ही यहाँ पे करेक्टेड जजमेंट होना चाहिए। जो गोलकनाथ केस है, जिसमें कि ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो आर्टिकल 368 है इसमें दोनों पावर है, यानी कि यहाँ पे आपको दोनों चीज़ दिए गए हैं, पावर भी दिया गया है, प्रोसीजर भी दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंडमेंट करना है। साथ ही अमेंडिंग पावर और जो लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट का, ये डिफरेंट है। तो ये कहा गया है गोलकनाथ केस में। दूसरी जजमेंट भी निकल कर आए, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे 25th अमेंडमेंट, 29th अमेंडमेंट है, एक्सेप्ट कुछ पार्ट जो कि यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के पावर को रोकता है, कटेल करता है। ये भी आपका जो है प्रियम्बल, ये कहा गया है कुछ और जजमेंट में भी कि प्रियम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है और इसको अमेंड कर सकते हैं। ये कई बार पूछा गया है कि ये अमेंडेबल है कि नहीं है। तो प्रियम्बल जो है वो पहले कहा जा रहा था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल, और इसको अमेंड किया जा सकता है। एक बार अमेंड किया गया है अब तक सिर्फ एक ही बार किया गया है, ना जाने कितने क्वेश्चन इसमें बन चुके हैं। तो अब तक एक ही बार किया गया है, जिसमें कि आपको सिस वर्ड यहाँ पे आपका इंक्लूड किया गया है। सिस स्टैंड फॉर सेक्युलर लाया गया, उसके बाद इंटीग्रिटी लाया गया, एंड यहाँ पे आपका जो है सोशलिस्ट लाया गया। तो ये 3 वर्ड आपका इंक्लूड किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। सिग्निफिकेंस क्या है इस केस का, ये समझिए, यानी कि क्या फ़ायदा हुआ इससे। जो जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है ना वो एक्सपेंड हुआ, यानी कि जो आर्टिकल 13 थी वो एवे ही सिर्फ संविधान में नहीं था, इसके कुछ और भी स्कोप बढ़ाए गए। साथ ही साथ यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो काफ़ी हेल्प किया कि हमारे जो फ्रेमर्स है ना उनकी जो फिलॉसफीज़ थी, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हैं जितने लोग, तो वो जो भी चीज़ को सोच के बनाया है ना उसको सेव किया गया, ठीक है। साथ ही यहाँ पे
आप देखो कि पार्लियामेंट का जो काम है कि वो यहाँ पे जिस तरीके से वो काम करते हैं, तो ऐसा ना हो कि जुडिशल रिव्यू को वाइप आउट कर दे और साथ ही साथ अनकंडीशनल पावर उनको दिया जाए, जिससे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना बिल्कुल अमेंड करके रख दे। जैसे आप देखो कि यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, जिसमें कि ह्यूज अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोविजंस इसके थ्रू किया गया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट को इतना ज़्यादा पावर देना चाहिए कि वो कुछ भी जो है पलट के रख दे, कुछ भी कहीं पे भी वो अमेंड करके रख दे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक चेक इससे क्या हुआ ना कि जो केशवानंदन भारती केस है, इससे चेक हुआ, ठीक है, मीन्स चेक एंड बैलेंस इसमें पार्लियामेंट के ऊपर लगा रहता है। साथ ही ये भी क्लैरिफाइड हुआ डिस्टिंक्शंस कि कैसे यहाँ पे जो पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेटिव पावर है और क्या अमेंडिंग पावर है, ये भी यहाँ पे अलग अलग हुआ। साथ ही प्रियम्बल को भी एक राइट दिया गया कि हाँ यस, प्रियम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इंटीग्रल पोजीशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सारा कुछ फ़ायदा हुआ। पहला तो है कि जुडिशल रिव्यू का जो यहाँ पे स्कोप है वो बढ़ा। सेकंड है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो यहाँ पे पावर है पार्लियामेंट के पास, तो वो बस ऐसे ही नहीं है कि वो कुछ भी अमेंड कर दे, उसके ऊपर रोक लगा। थर्ड है यहाँ पे कि जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो जो भी सोच करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन लाया गया है वो उनको प्रिजर्व करने के लिए हेल्प किया गया। एंड फोर्थ वन इज़ कि यहाँ पे जो पावर है पार्लियामेंट का, चाहे वो अमेंडिंग पावर हो या लेजिस्लेटिव पावर हो, उसको अलग थलग किया गया। एंड फिफ्थ वन इज़ कि ये क्लियर हो गया कि यस, प्रियम्बल जो है हमारे संविधान का ही पार्ट है। तो ये सब कुछ सिग्निफिकेंस है, आपको लिखने के लिए आए, मेंस आंसर राइटिंग आ सकता है इस बार, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ी बात हो गई, तो इसको ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसके एक एक आपका जो है ना एक एक सेंटेंस से यहाँ पे आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको प्लीज़ ध्यान से रखिएगा, कहीं से भी आप बार बार रिवाइज करते रहिए, इसको भूलने की कोशिश नहीं करना है। अब आते हैं क्वेश्चन आवर पे, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल में देखते हैं क्यों क्या किस लिए, सारी बातें को देखेंगे। पहले ये समझिए कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक में जहाँ सारी चीज़ें लॉकडाउन थी, तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ये क्वेश्चन आवर को भी सस्पेंड कर दिया गया, और प्राइवेट मेंबर जो बिजनेस है इसको भी सस्पेंड कर दिया गया लास्ट जो मानसून सेशन हो रहा था पार्लियामेंट में उसमें, ठीक है। तो 3 तरीके का सेशन होता है पहले पार्लियामेंट का, वो समझिए। सबसे पहले बजट सेशन होता है, जब कोई भी साल स्टार्ट होता है तो फरवरी में आप देखोगे कि बजट सेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है मानसून सेशन होता है, उसके बाद आपका विंटर सेशन होता है, ठीक है। तो विंटर सेशन सबसे शॉर्ट होता है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन ये जो मानसून सेशन था तो इसमें टाइम कम था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारा टाइम चला गया था, तो यहाँ पे कुछ समय ही बाकी था, तो इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में ये जो क्वेश्चन आवर है इसको सस्पेंड कर दिया गया। अब यहाँ पे जो रिवाइज्ड शेड्यूल था उसमें क्या क्या रखा गया, देखिए ये जो है एक दिन होता है, यानी कि पार्लियामेंट में किस तरीके से दिन चलता है वो यहाँ पे देखिए 11 बजे से आपको 6 बजे तक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे 11 से 12 1 घंटे का क्वेश्चन आवर होता है, यानी कि जैसे कि आप लोग जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो क्वेश्चन के साथ कीजिए, यानी कि कुछ भी आप लोग जो लास्ट डे टॉपिक पढ़े हो, जैसे कि आज अभी मैं क्वेश्चन आवर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आज तो आप लोग अभी पढ़ लो, सुन लो, लेकिन जब कल आप लोग स्टार्ट करोगे अपनी स्टडी को, तो क्या करना है कि क्वेश्चन आवर आप लोग जो है गूगल में सर्च करो, उससे रिलेटेड आपको MCQs बहुत मिल जाएंगे। तो कुछ MCQs को आप लोग सॉल्व कर लो, 10-15 MCQs को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको ना पता चल जाएगा, यानी कि आप अपने आप का अपना लेवल आप लोग चेक कर लोगे कि आप मैं जो पढ़ाई हूँ, आप जो समझे हो, उसमें कितना आपको समझ में आया है और कितना आपको समझ में नहीं आया है। तो एक काइंड ऑफ पता चल जाता है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। तो फिर उसी हिसाब से आप पूरे दिन को एक तरीके से आप लोग प्लान करते हो और आप लोग को समझ में आता है कि कितना मेहनत करना बाकी है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, जिससे कि क्वेश्चन से क्या होता है ना कि आपको खुद एनालाइज होता है कि आपको कितना मेहनत करना बाकी है और आप खुद को जज कर पाते हो। फाइन, तो यही चीज़ हमारे पार्लियामेंट में होता है कि चीज़ें जो हमारी बिजनेस स्टार्ट होती है पार्लियामेंट में, तो क्वेश्चन आवर के साथ स्टार्ट होता है। तो 1 घंटे का क्वेश्चन आवर होता है, जिसमें कि क्वेश्चंस पूछा जाता है। फिर 12 से 1 बजे के बीच में क्या होता है, इसको जीरो आवर कहते हैं। तो जीरो आवर आप देखोगे ना हमारे संविधान में है ना कहीं भी है, ये एक स्पेशल मेंशन है, और जो कि रूल 377 के तहत आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 12 से 1 बजे 1 घंटा ये क्या होता है कि यहाँ पे पेपर टेबल किया जाता है, बिल वगैरह इंट्रोड्यूस किया जाता है जीरो आवर में। उसके बाद जो है 1 बजे से 2 बजे के बीच में लंच होता है, सब खाना खाते हैं। फिर 2 बजे से जो है यहाँ पे 6 बजे तक चलता है, यानी कि आप लोग यहाँ पे देखो 2 से 3
लेजिस्लेटिव बिजनेस होता है यानी कि 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, 2 से 6 बजे तक ये चलता है। लेजिस्लेटिव बिजनेस होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है फ्राइडे को, हर एक फ्राइडे को शॉर्ट डिस्कशन होता है। साथ ही लास्ट 2 आवर्स जो है वो यहाँ पे प्राइवेट मेंबर बिजनेस के लिए रखा जाता है, यानी कि 4 से 6 बजे तक जो है यहाँ पे प्राइवेट मेंबर जो होते हैं हमारे लोकसभा राज्यसभा में, तो उनके लिए यहाँ पे जो है आपका बिजनेस के लिए रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें करते हैं कि जो यहाँ पे रिवाइज्ड स्केड्यूल है कोविड-19 को देखते हुए, तो राज्यसभा जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मीटिंग 9 AM से, जो कि 11 AM था, लेकिन अब पहले हो गया है 9 AM से और 1 PM तक। और साथ ही लोकसभा जो स्टार्ट करेंगे वो 3 PM एंड 7 PM। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि क्या बातें की जा रही है कि 9 AM एंड 1 PM है आपका यहाँ पे राज्यसभा का। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद 3 PM और साथ ही साथ 7 PM 7 बजे तक यानी कि बढ़ा दिया गया, ये आपका लोकसभा का है। 0 आवर को यहाँ पे कट कर दिया गया है और 30 मिनट का, पहले 1 घंटे का जो 0 आवर था, सॉरी ये क्वेश्चन आवर नहीं, 0 आवर जो 1 घंटे का था अब इसको 30 मिनट का कर दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन आवर नहीं होगा, बट MP जो है ना वो स्टार्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 3 तरीके का क्वेश्चन होता है, उसको अभी हम लोग देखेंगे, बट अभी थोड़ा फैक्ट्स देख लीजिए कि क्वेश्चन आवर नहीं होगा और इसमें MP जो है ना कोई भी अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे अलाउ किया गया है कि इसका ओरल आंसर देना है, लिख के नहीं, सिर्फ बोल के ही आंसर देना है अगर कोई अर्जेंट है तो। ठीक है, साथ ही नो प्राइवेट मेंबर बिजनेस, जो लास्ट 2 आवर्स यहाँ पे आप देखे थे कि प्राइवेट मेंबर बिजनेस था, तो ये कोई भी प्राइवेट मेंबर बिजनेस नहीं होगा। एक सेट किया जाएगा बिल के लिए जो कि यहाँ पे MPs के द्वारा रखा जाएगा। तो ये अभी कुछ कोविड-19 को देखते हुए जो है फिर से यहाँ पे रीशेड्यूल किया गया है, तो इसको समझिएगा आप लोग। ठीक है, एक एक करके सारे बातों को देखेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन आवर के बारे में और बातें करते हैं। ये एक फर्स्ट आवर होता है, जैसे हम लोग देखें कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में क्वेश्चन आवर होता है। यहाँ पे क्या है कि MP जो है कुछ क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर से, और फिर ये आप लोग देखो कि यहाँ पे अकाउंटेबल को देखा जाता है कि किस तरीके से मिनिस्टर्स जो है काम कर रहे हैं कि नहीं, उनके फंक्शनिंग को चेकआउट किया जाता है। इसलिए जो MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो यहाँ पे मंत्री सबसे क्वेश्चन पूछते हैं। दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इसी अपने अपने ओन सेट ऑफ रूल्स को ये फॉलो करते हैं और उनके द्वारा जो भी बनाया गया है, यानी कि पार्लियामेंट की स्टार्टिंग में आप देखोगे जब 1952 में, तो लोकसभा जो यहाँ पे रूल्स था, ये क्वेश्चन आवर के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था हर एवरी डे, यानी कि जो क्वेश्चन आवर्स होता था वो यहाँ पे लोकसभा में जो है हर एक दिन देखने को मिलता है। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे प्रोविज़न है कि क्वेश्चन आवर्स जो है ना वो 2 दिन होगा 1 वीक में। तो ये कब हुआ था, ये स्टार्टिंग 1952 की यहाँ पे बात बताई जा रही है कि लोकसभा में डेली यहाँ पे क्वेश्चन आवर होगा, राज्यसभा में जो है सिर्फ 2 दिन होगा 1 वीक में। ठीक है, फ्यू मंथ्स लेटर क्या हुआ कि इसको चेंज किया गया और राज्यसभा में 2 दिन से जो है 1 हफ्ते में 4 दिन कर दिया गया। फिर 1964 के बाद जो है क्वेश्चन आवर को यहाँ पे राज्यसभा में भी रखा गया, वो भी हर एक दिन। तो आप लोग समझ सकते हो कि 1952 के बाद से 1964 में, यानी कि 12 साल के बाद जो है ये चेंज किया गया कि हाँ राज्यसभा में भी जो है क्वेश्चन आवर को डेली रखना है। उसके बाद 2014 में क्या हुआ कि राज्यसभा के जो चेयरमैन थे उस समय हामिद अंसारी, उनके द्वारा क्वेश्चन आवर को शिफ्ट किया गया, यानी कि 11 बजे से 12 बजे तक ये किया गया, जिससे कि यहाँ पे क्वेश्चन आवर का जो आपका टाइम है वो यहाँ पर डिसरप्ट ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर टाइम शिफ्ट किया गया, यानी कि सुबह के 11 बजे से जो है 12 बजे तक क्वेश्चन आवर किया जाएगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में जो यहाँ पे शिफ्ट किया गया है वो उस समय कौन से चेयरमैन थे राज्यसभा के, तो ये ध्यान रखना है, ये हामिद अंसारी है, क्योंकि क्वेश्चन आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रॉम द स्टार्टिंग से ही 1952 से ही लोकसभा और राज्यसभा में जो ये क्वेश्चन आवर का चलन था, ये स्टार्टिंग से ही हर एक दिन होता था 1 घंटे का, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में तो था ही, लेकिन राज्यसभा में आप लोग देख सकते हो कि 12 साल के बाद ये वाला सिस्टम आया कि हर एक दिन यहाँ पे क्वेश्चन आवर होगा। अब देखते हैं पार्लियामेंट में जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये डिफरेंट तरीके के होते हैं और इसको 3 आपका क्वेश्चन टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है कि स्टार्ट क्वेश्चन, सेकंड है अनस्टार्ट क्वेश्चन एंड थर्ड है यहाँ पे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो ये देख लेते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन की बात करें, यानी कि ऐसे जो मैं स्टार्ट कहती हूँ, स्टार्ट लगा देना, तो ये वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि जो आंसर है ना ये ओरली दिया जाएगा, यानी कि पूछा जा रहा है, जैसे मैं अभी पूछूँ तो आप लोग वहाँ से आंसर दो, तो जो ओरली आप लोग दे देते हो ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर के टाइम में 11 बजे से 12 बजे के बीच में, तो उसको हम लोग स्टार्ट क्वेश्चन कहते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि इस तरीके के स्टार्ट नहीं होते, और साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन में जो आंसर
देना रहता है ना, वो आप लोग देखो कि यहाँ पे मिनिस्टर्स के द्वारा दिया जाता है, वो भी क्वेश्चन आवर के एंड में। तो क्वेश्चन आवर के एंड में एक तो आंसर देना है, साथ ही ये रिटन फॉर्म में देना है। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट क्वेश्चन एंड अनस्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन में है कि ओरली दे देना है, लेकिन अनस्टार्ट क्वेश्चन में क्या है कि रिटन फॉर्म में देना है, वो भी एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आवर। उसके बाद शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी होता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन यानी कि ये उस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो कि ओरली पूछा जाता है हाउस में क्वेश्चन आवर के बाद, और ये फर्स्ट आइटम होता है इस एजेंडा का, जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आवर नहीं होता है नोटिस जो कि शॉर्टर देन द प्रिस्क्राइब फॉर स्टार्टेड एंड अनस्टार्टेड क्वेश्चंस। कहने का मतलब है कि ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं जिसका यहाँ पे ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा कि वो शॉर्टर होते हैं, यानी कि जो नोटिस यहाँ पे दिया जाता है वो शॉर्टर होते हैं, जो भी स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चंस भी आपका ओरली ही पूछा जाता है जब क्वेश्चन आवर के बाद, यानी कि 11 बजे से 12 बजे हो जाता है, तो उसके बाद आपका शॉर्ट नोटिस में ये एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। साथ ही ये मस्ट बी इन जनरली ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी कि ये जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर ही क्वेश्चन होना चाहिए। और सब्जेक्ट मैटर जो है वो यहाँ पे स्पीकर और जो चेयरमैन है, यानी कि लोकसभा में आपके स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं ना, उनके बेसिस पे, अर्जेंट बेसिस पे इस तरीके का शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस जो है ये पूछा जा सकता है। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखोगे कि प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चंस जो है ये प्राइवेट मेंबर को पूछा जाता है, और वो भी किस हिसाब से, तो यहाँ पे कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो लोकसभा में और रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के रूल 40 के हिसाब से पूछा जाता है। और यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर जो भी क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं, तो जो भी वो बिल पास करते हैं ना, तो जैसे प्राइवेट मेंबर जब बिल यहाँ पे लेकर आते हैं तो उनके बिल से ही उनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। साथ ही साथ आप देखो जब मेंबर को यहाँ पे फील हो कि वो आंसर जो उस क्वेश्चन का दे रहे हैं, चाहे वो स्टार्ट हो, अनस्टार्ट हो या शॉर्ट नोटिस हो, तो वो कंप्लीट नहीं है और वो यहाँ पे डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। समटाइम्स आप देखो कि इस तरीके से मिनिस्टर से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है तो वो कभी कभी पूरे आंसर नहीं देते या फिर सेटिस्फाइड आंसर नहीं देते, तो उनको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा स्पीकर के द्वारा कि वो डिस्कशन रेज कर सकते हैं। यानी कि हाफ एन आवर के लिए वो उस टॉपिक पे अगर वो सही तरीके से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे, तो ऑब्वियस है कि सामने वाले एमपीज़ जो है वो और भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस और पूछने का होता है और आधा घंटा का डिस्कशन चल जाता है। ये जो प्रोसीजर होता है इसको हम लोग हाफ एन आवर डिस्कशन कहते हैं। यानी कि उस टॉपिक पे, उस क्वेश्चंस पे अगर कोई भी मिनिस्टर आंसर सही तरीके से नहीं दे पाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि अगर आंसर सही तरीके का नहीं दे पाते, डिज़ायर्ड आंसर नहीं दे पाते, कंप्लीट आंसर नहीं दे पाते, तो हाफ एन आवर का डिस्कशन चलता है, जिसको हाफ एन आवर डिस्कशन कहते हैं। बिफोर आस्किंग अ क्वेश्चन, यानी कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछने से पहले जो मेंबर है उनको 15 दिन का नोटिस दिया जाता है, वो भी चेयरमैन को और स्पीकर को, वो भी प्रिस्क्राइब्ड मैटर में। तो ये जो पीरियड होता है ये आपका रिड्यूस भी किया जा सकता है, यानी कि 15 दिन का जो नोटिस दिया जाता है इट कैन बी रिड्यूसेस बाय 7 डेज़, 4 डेज़, और ये डिस्क्रिशन है, यानी कि ये अपना पावर होता है, एक अपना मनमानी है स्पीकर का और चेयरपर्सन का। साथ ही साथ आप देखो कि जो परमिसिबल लिमिट है कि क्वेश्चंस का, ये सिर्फ आपका 5 दिन है, यानी कि पर मेंबर के लिए लोकसभा में जो है 5 दिन के लिए ही यहाँ पे आपका क्वेश्चंस दिया जाएगा, और राज्यसभा में कितना है तो 7 डेज़ के लिए है। तो इतना तो आपका परमिसिबल लिमिट है, लेकिन यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो है 15 डेज़ है, बट इसको रिड्यूस भी किया जा सकता है, वो भी ये चेयरमैन और स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन आवर का पास्ट में कब कब सस्पेंड किया गया है। क्या ये पहली बार ऐसा है कि सस्पेंड किया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी किया गया है, यानी कि 1962 में, 1975 में, 1976 में, ये तब है जब ये इमरजेंसी का पीरियड था, 1991 में जब LPG रिफॉर्म लाया गया था, साथ ही ये 2004 है, 2009 है। तो ये आप लोग देखो कि 6 बार ऑलरेडी ऐसा किया गया है, क्वेश्चन आवर को जो है ये आपका सस्पेंड किया गया। ये 7 टाइम था जब आपका 2020 में सस्पेंड किया गया। क्वेश्चन आवर फर्स्ट जो आप देखोगे कि डिस्पेंड विद ड्यू टू इंडिया चाइना वॉर, और वो भी कब, तो विंटर सेशन जो 1962 का था। तो पहली बार जब इंडिया चाइना वॉर जब चल रहा था 1962 में, तब क्वेश्चन आवर को यहाँ पे सस्पेंड किया गया था। उसी के साथ साथ 1971 में भी आप लोग देख सकते हो जब यहाँ पे विंटर सेशन में ये सस्पेंड किया गया था, और वॉर हमारा पाकिस्तान के साथ चल रहा था, ईस्ट पाकिस्तान के साथ। साथ ही अगर इमरजेंसी के टाइम में देखें तो यहाँ पे पार्लियामेंट जो है ना क्वेश्चन आवर के बिना ही 2 सेशन में काम किए थे, वो भी मानसून सेशन जो 1975 का था और विंटर सेशन जो 1976 का था। तो ये भी आपको सिचुएशन भी याद रखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आवर के बारे में तो ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग डिटेल देख लिए, बट व्हाट अबाउट 0 आवर जो कि क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट होता है। तो जो टाइम इमीडिएटली यहाँ पे क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट होता है उसको हम लोग जीरो आवर कहते हैं, और 0 आवर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 12 बजे स्टार्ट होता है, और 12 बजे को हम लोग 0 आवर भी कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है। तो इससे आप याद रख सकते हो
टिपिकली आप देखोगे कि जो डिस्कशन होता है वो कुछ इंपॉर्टेंट बिल में होता है, बजट है तो बजट के ऊपर होता है, या फिर कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए अगर कोई भी इश्यूज़ है तो वो यहाँ पे आपका 2 बजे के बाद होता है। मेंबर अगर वो चाहते हैं कि कुछ मैटर को रेस करे 0 आवर के टाइम में, तो उनको यहाँ पे पहले नोटिस देना होता है स्पीकर को, और डेली सेशन के स्टार्ट होने से पहले जो है कोई भी मेंबर अगर किसी टॉपिक पे वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही नहीं है कि वो बस उठ के बोलना स्टार्ट करते हैं, नहीं, एक प्रोसीजर है जिसमें कि क्या करना होता है कि उनको स्पीकर को, लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं उनको वो नोटिस दे सकते हैं। उसके बाद जब स्पीकर अलाउ करेंगे तब वो मेंबर जो है अपना इस तरीके से कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन रेस कर सकते हैं। 0 आवर अगर हम लोग देखें तो ये इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, यानी कि इससे पहले किसी भी कंट्री में देखने को नहीं मिला। ये हमारे कंट्री में पहली बार ऐसा इनोवेट किया गया है, और क्वेश्चन आवर के जैसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आवर को रूल्स ऑफ प्रोसीजर में आपका डिस्कस किया गया है, वहाँ पे इंक्लूड है, लेकिन 0 आवर कहीं भी इंक्लूड नहीं है। 0 आवर का जो एग्जिस्टेंस है वो 1962 से ही निकल कर आया है। इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इंडो चाइना वॉर जब हो रहा था तब, और ये मैंडेटरी नहीं है कि 0 आवर हो ही हर एक दिन हो और वो भी सारे सेशन में हो, तो ये भी मैंडेटरी नहीं है। ये सारे ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन आवर जो यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया, तो इस पर बहुत हो हल्ला हुआ, बहुत ही ज़्यादा डिबेट डिस्कशन हुआ। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इसको अगर हटा दिया गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा, तो वो जानने की ज़रूरत है कि क्यों हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं और क्यों इतना ज़्यादा जो है हंगामा हुआ था और क्यों इतना ज़्यादा सरकार के ऊपर क्वेश्चन अराइज हो गए थे 0 आवर को सस्पेंड करने के लिए। तो सबसे पहला है ना कि 0 आवर क्या होता है। मैं वैसे ही बोल रही हूँ जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं ये एक सजेशन भी देना चाहती हूँ कि जैसे आप स्टार्ट करो कुछ भी, जैसे क्या होता है कि जब से आप लोग जब भी अपना पढ़ने का डे अपना स्टार्ट करते हो, कुछ बच्चे मॉर्निंग में ही स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे आफ्टरनून में, कुछ बच्चे इवनिंग में, तो जब भी आपको ठीक लगता है आप जब स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस लगा लो, या तो प्रीवियस ईयर के 5 क्वेश्चन सॉल्व करके स्टार्ट कीजिए, या फिर आप लोग जो मैं बोली कि लास्ट दिन क्या टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करके स्टार्ट कीजिए। ये क्या होता है ना कि ये आपको एक गियर लगाने के लिए आपको एक ड्राइविंग फोर्स मिलेगा। कहने का मतलब है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है, एकदम से आप पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट भी हो जाते हो, साथ ही साथ आपको समझ में आता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो ये एक क्या होता है ना कि आपका जो है एकदम से आप एक्टिव मोड में आ जाते हो, पैसिव से तुरंत आप एक्टिव मोड में आ जाते हो, फिर आप जल्दी जल्दी अपना जो है स्केड्यूल अपना सेट करते हो और उस हिसाब से आप अपना पढ़ना स्टार्ट करते हो। लेकिन अगर आप ये करते हो कि सुबह उठे और कोई लक्ष्मीकांत की बुक फॉर एग्जांपल आपने उठा लिया और सिटीजनशिप आप पढ़ने चले गए, ठीक है, जब आप पढ़ोगे ना स्टार्टिंग से, क्योंकि कुछ भी पहली बार आप पढ़ोगे जब दिन के स्टार्ट में, तो वो थोड़ा टाइम ले लेता है। हालांकि आप सिटीजनशिप पढ़ोगे, कायदे से पढ़ोगे, तो आधे घंटे में आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, 20 मिनट्स में भी कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर आपने पहले पढ़ा है। अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो या फिर आप बहुत दिन के बाद रिवाइज भी कर रहे हो ना, और पहले आपने उठा लिया उसको, तो क्या होगा ना कि आपका माइंड जो है पैसिव से एक्टिव में आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो धीरे 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 करके वो आपका जो 40 से 50 मिनट भी लग सकता है। तो उसमें क्या होता है कि टाइम ज़्यादा जाता है और तुरंत से आप जो है ना एक्टिव मोड में नहीं आते हो, थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर भी भंग होता है, थोड़ा सा मुश्किल होती है मतलब कि खुद को स्टेबल करने में कि हाँ इस जोन में आ चुके हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है क्वेश्चन सॉल्व करके स्टार्ट करना और कुछ किसी थ्योरी के साथ पढ़ के स्टार्ट करना, तो दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक एक दिन आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो खुद पे भी ट्राई करके देखना, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस यही है कि क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलो कुछ बहसबाजी नहीं हुआ, जैसे हाउस में आकर बैठे डिफरेंट मिनिस्टर्स, मेंबर्स, प्राइवेट मेंबर होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन से ही अराइज करते हैं, जिससे कि एक मुद्दा भी मिल जाता है कि चलो इस टॉपिक पे बात करना है। तो इससे क्या होता है ना कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पार्लियामेंट्री गवर्नेंस का, कि यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए पार्लियामेंट की तरफ। तो क्वेश्चन आवर से क्या होता है ना कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है, जब यहाँ पे पूछा जाता है मिनिस्टर से कि आप इस टॉपिक पे क्या काम किए, क्या नहीं किए, क्या हुआ नहीं हुआ, किसी भी हॉट बर्निंग जो टॉपिक होता है उस पर बात किया जाता है। तो जब सरकार जवाब देती है ना, तो सरकार रिस्पॉन्सिबल दिखती है और सरकार जो है अकाउंटेबल दिखती है, कि अगर कोई भी तरीके का हो रहा है, जैसे अभी आप देख रहे हो कि शाहीन बाग में पिछले 4 महीने से वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है महिलाओं के द्वारा, उससे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। जितने भी लोग थे जिनको नोएडा जाना था वो वाला रोड जाम हो गया। क्वेश्चन आवर की अगर बात करें तो ये कुछ स्पेस भी देता है एमपी को, वो भी दोनों साइड से, यानी कि रूलिंग और अपोजिशन पार्टी से, और जो एमपी होते हैं सारे पार्टी से, वो भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
साथ ही साथ यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस भी जनरेट होता है, यानी कि जैसे शाहीन बाग की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रहे थे लोगों को आवाजाही में, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो गया था। नोएडा जाने में वाली जो रास्ते हैं वो काफ़ी घंटे ब्लॉक हो गए थे, तो जो डेली अप डाउन है जो वर्कर्स है उनको बहुत प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल पब्लिक अवेयरनेस भी होता है। कुछ लोग जो है वो अगर उस सिचुएशन के बारे में नहीं जानते हैं तो वो जान पाएंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चंस और जो डिस्कशन होता है कोई भी इशू से, तो इससे बहुत अच्छा खासा जो है एक अवेयरनेस भी फैलता है। साथ ही साथ पब्लिक पॉलिसी भी फॉर्मुलेट होती है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे कि प्रोटेस्ट करने का एक जगह है जंतर मंतर, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जंतर मंतर में ही जाके जहाँ पे भी प्रोटेस्ट करने का जगह है वहाँ करें, ऐसे भी कहीं बैठ के नहीं करें। तो ये वाला एक बात निकल कर आया, तो उसमें सरकार को एक कानून बना सकते हैं कि हमारे यहाँ प्रोटेस्ट करने का तो अधिकार है, लेकिन लोग जो है सड़कों पर उतर आते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो एक कानून बना देना चाहिए कि प्रोटेस्ट किस तरीके से कैसे क्या होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होता है ना कि सरकार एक बेटर तरीके से बेटर डायरेक्शन में जो है वो पॉलिसी फॉर्मुलेट भी करती है। साथ ही जुडिशियल जो इंटरवेंशन है वो लिमिट हो जाता है, यानी कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की कमी के कारण आप देखोगे कि यहाँ पे जुडिशियल इंटरवेंशन जो है बहुत सारे पॉलिसी इशू में निकल कर आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट का भी जो भी एक्शंस होता है, अगर हम लोग लॉकडाउन से रिलेटेड देखें और कुछ भी हार्डशिप जो कि माइग्रेंट को यहाँ पे झेलना पड़ा, जो माइग्रेंट जो है अचानक लॉकडाउन की वजह से वो अपने गाँव वापस हो गए, तो ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया जा सकता है और ये जो है सुप्रीम कोर्ट में भी लिया जा सकता है। तो ये आपका इक्विप नहीं होता, यानी कि एक पॉलिसी ऑप्शंस के लिए ये एक बैलेंस जो है ना सही नहीं देखने को मिलेगा। दो तरीका है ना, या तो ये इसको PIL दर्ज कर दो आप, यानी कि आप लिटिगेशन दर्ज कर दो सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे भी ये केस हियरिंग होगा, साथ ही साथ पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन अराइज कर दो तो सरकार को यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। तो दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है? दोनों में बेटर ऑप्शन है कि पार्लियामेंट में जो है सरकार से क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि उन्होंने ये डिसीजन लिया है, लॉकडाउन लगाने का उनका डिसीजन था, तो वो क्या सोच के लगाए, क्यों नहीं माइग्रेंट जो लेबर थे उनके कंसर्न को वो लेकर चले। तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे सरकार का यहाँ पे मुद्दा बनता है कि वो यहाँ पे जवाब दे। ठीक है, तो ये वाली बात आती है कि एक जुडिशियल इंटरवेंशंस भी यहाँ पे लिमिट हो जाते हैं अगर क्वेश्चन आवर्स हो। अगर क्वेश्चन आवर नहीं होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे सरकार से तो क्वेश्चन पूछने का अधिकार है नहीं और यहाँ पे प्रोविजन भी नहीं है, तो सारे लोग जो है PIL दर्ज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे हर एक छोटे मोटे जितने भी सरकार के द्वारा किया गया जो भी काम है उनके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट को ही वर्डिक्ट देना पड़ेगा। तो फिर तो आप समझ सकते हो कि जुडिशियल इंटरवेंशंस भी होगा, जुडिशियल बर्डन भी बढ़ेगा, बहुत तरीके की और भी प्रॉब्लम अराइज होगी। तो इसलिए यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस है क्वेश्चन आवर का। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आवर समझ में आए हो अच्छे तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम।